पढ़ाई बहुत हो चुकी है, तो चलिए केस स्टडी सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा केस स्टडी सॉल्व करवाने के समय, बट हम लोग मिलके पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे और केस स्टडी की बारी है अब। और अब है तैयारी एग्जाम के पहले केस स्टडीज करने की। तो लेट अस स्टार्ट। वी हैव डन डिपॉजिट चैप्टर, हम लोग पढ़ चुके हैं। बट एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होता है, जब उन्हीं प्रोविजंस को आपको अप्लाई करने की आवश्यकता होती है, देन लॉट ऑफ चैलेंजेस कम्स बिफोर यू। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरटेक करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हमने कई बार केस स्टडी सेशंस आपके साथ लिए हैं, जहां क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए। क्वेश्चन पढ़ना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कला होता है, बिकॉज व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू इंटरप्रेट उस क्वेश्चन में क्या बारीकियां हैं जिस पर आपको हैमर करना है, वो सीखने का मौका मिलता है। तो लेट अस डू इट टुगेदर। एक क्वेश्चन 27 है, पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आपके लिए। लुक एट द स्क्रीन्स, लिखा हुआ है रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। नंबर हो सकता है आपके क्वेश्चन के अलग हो। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये सारे कोचिंग सेंटर्स के मैट में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी में भी रिफ्लेक्ट होता है। सफर लिमिटेड, मतलब एक पहला कैच क्वेश्चन के नाम पर भी ध्यान देना चाहिए। सर नाम से क्या होता है सफर, रवि लिमिटेड? बिकॉज एक पब्लिक कंपनी है, हमारे प्रोविजंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डिफर करने लगेंगे। जस्ट स्टार्टेड, तो क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन 27 बोर्ड पर देखो, बुक बाद में निकालना। सफर लिमिटेड मतलब आपको एक एज ए स्टूडेंट कैच आ गया, पब्लिक कंपनी का मेरा अब ये मिक्सर ग्राइंडर उस कंपार्टमेंट में घूमेगा। नेटवर्थ 130 करोड़ wants to accept deposits from its shareholders. It has approached you to advise whether it falls within the category of an eligible company and what special care has to be taken while accepting deposits from members. तो अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कैच यहां पर क्या है पता आपको? यू लुक हियर कि एलिजिबल कंपनी का डेफिनेशन क्या है। फिर आपको ये याद आता है कि जब मैं बात करता हूं पब्लिक कंपनी फ्रॉम मेंबर्स, तो सेक्शन 73 ट्रिगर होता है। 73 में लिखा था कि आप पब्लिक कंपनी मेंबर से उठा सकता है, पर हर पब्लिक कंपनी पब्लिक से नहीं उठा सकता है, उसको एलिजिबल कंपनी होना पड़ेगा। और एलिजिबल कंपनी का कॉन्सेप्ट हम 76 में पढ़े थे कि एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो, पर उसके पहले वो चेक करो उसका नेट वर्थ जो भी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डैश करोड़। कितना? 100 करोड़। तो कई बार एग्जाम में बैलेंस शीट दे देते हैं, तो आपको नेटवर्थ पहले निकालना पड़ेगा। और एक ऑप्शन है, या उस पब्लिक कंपनी का टर्नओवर और है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली इसमें नहीं चेक करना है, दोनों में से एक भी लागू हो जाए तो आप फायदा उठा पाओगे, प्रोवाइडेड एसआर हैज बीन पास्ड। कि उसका टर्नओवर का भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है हमारे सेक्शन 2 में। टर्नओवर एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कितना? 500 करोड़ और मोर। तो देखो नॉट लेस देन की जगह एटलीस्ट भी लिख सकते हो। तो ये रूल नंबर लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, रिमेंबर, याद रहे तो अच्छी बात है। या बस अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स एन एलिजिबल कंपनी रेफर्ड इन सेक्शन 76 मींस अ पब्लिक कंपनी जिसका नेट वर्थ इतना इतना हो। मैंने अलग अलग इंक क्यों भरा है ताकि आपके पॉइंट्स मिस ना हो। टर्नओवर आपके इतने इतने हो। एंड देखो एसआर वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एसआर भी पास कर लिया हो। एंड एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो लोग यूजुअली भूल जाते हैं, ये एसआर आप आरओसी के पास फाइल भी कर दियो। तो ये बहुत बच्चे भूले होंगे। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन आपने आरओसी के पास फाइल भी कर दिया हो। तो आप जब आंसर लिखते हो और अपने आप को मैच करना चाहते हो, तो देखो आंसर में ये इस टाइप का फ्लेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये नेटवर्थ, टर्नओवर, एसआर, और एसआर के बाद ये पक्का भूले होंगे फाइल विद आरओसी। अब आप एसआर की जगह कई बार एलिजिबल कंपनी ओआर से भी काम कर सकती है, अगर उसका जो डिपॉजिट्स का क्वांटम है, जो बोरोइंग्स वो लोगों से ले रहे हैं, वो विद इन 181C के अंदर हो। एक सेक्शन है, मैंने बोरोइंग्स से रिलेटेड आपको क्लास में पढ़ाया था, वो रेफरेंस आप देना चाहें इस आंसर में तो दे सकते हैं। इस आंसर में उतना मैंडेटरी एलिमेंट नहीं है। पर अब यहां देखो, मेंबर्स से अगर आप पैसा उठाना चाहते हो, क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन फ्रॉम मेंबर्स। तो एक तो इसमें आप लिमिट्स बताओगे और थोड़ा प्रोविजंस ब्रीफली भी बता सकते हो अगर चाहो तो। याद है वो डीपीटी 1 वाली बातें आपको अगर याद हो, उसके बाद वो डीपीटी 3 वाली बातें, डीपीटी 2 वाली बातें, मेंटेनेंस ऑफ डीआरआर, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व, ये भी बता सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। अब जैसे देखो 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 बच्चा लोग, यहां सिर्फ 3 मार्क्स दिया है,
तो मुझे नहीं लगता कि 3 मार्क्स में इतना टाइम मिलेगा. वंस यू सी व्हाट इज द स्पीड इन योर क्वेश्चन पेपर आंसर स्क्रिप्ट, उस हिसाब से डिसाइड करना. बट ये जरूर है, लिमिट जरूर बताना चाहिए कि आप जब शेयर होल्डर्स से सिर्फ उठा रहे हो तो 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम तक जा सकते हो. पर शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक दोनों है, तब पब्लिक से 10, सॉरी शेयर होल्डर से 10, पब्लिक से 25. तो आज एक चीज बताया, क्वेश्चन में पहले नाम बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रोविजंस अकॉर्डिंगली आपका डिवाइड होगा, प्राइवेट या पब्लिक. सेकंड, क्वेश्चन में मार्क्स ध्यान से देखना चाहिए. इतने मार्क्स का आने से मेरा आंसर का क्वांटम या कवरेज या लीगल पॉइंट्स ये. फिर भी अगर टाइम हो तो बड़ा भी कर सकते हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यू आर स्पॉइलिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अदर आंसर्स. ये पता चलेगा घर आके बोलोगे 72 मार्क्स के अटेम्प्ट किए हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा. डोंट डू दिस. तो अब इधर देखोगे आप 10% वाली बातें मिली. अगर आप, क्योंकि एलिजिबल कंपनी हम अज्यूम कर रहे हैं पब्लिक से भी उठाएगा, तो 10 शेयर होल्डर्स से, पब्लिक से 25, और अगर वो सिर्फ शेयर होल्डर्स से उठाता है तो 35% वाला बात भी आप दिखा सकते हो. ओके, पढ़ के देखिए. यहां 10 वाला एस्पेक्ट क्यों आया? यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट 35%, बट क्योंकि एलिजिबल कंपनी का शो ऑफ कर रहा है तो इन लोग ये अजम्पशन में जा रहे हैं कि हम पब्लिक से भी ले ही रहे होंगे, तो शेयर होल्डर से हम फाइनली कितना उठा सकते हैं? 10%. लैंग्वेज चेक करके देखना, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब जैसे 3 मार्क्स का, लोग पूछते हैं कितने लाइंस हों, इसका कोई मापदंड नहीं है कि 3 मार्क्स में कितने लाइंस होंगे, बट ये बात जरूर याद रखना कि मार्क्स के अनुसार आपको अपना राइटिंग में लंबाई को थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है. एक बार क्या हुआ एग्जाम में पता है, ये भी बहुत सीखने वाली बात है, ध्यान से सुनो. इसको भूल से 8 मार्क्स का दे दिए, तब आपको घंटी बचना चाहिए था. हमको बाकी प्रोविजंस भी, व्हाट स्पेशल केयर, मतलब सारे प्रोविजंस नहीं पूछ के सिर्फ स्पेशल केयर पूछा है. और 8 मार्क्स में तो फिर आपको वो डीपीटी 2, डीपीटी 1, डीपीटी 3 सारा चीज, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में एंट्री, आपको लोगों को डिपॉजिट रिसीट दे देना चाहिए इतने टाइम के अंदर, वो सब बातें आप टच कर सकते हो. तो वो ऑन द स्पॉट एग्जाम के क्वेश्चन के लैंग्वेज को देख करके आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेक. पक्का? चलिए, द नेक्स्ट एस्पेक्ट, मार्किंग ठीक से किया आपने. विकी लिमिटेड, तो पहला कैट जो मैंने आज आपको सिखाया, फिर से विकी लिमिटेड देखते हैं कौन सी कंपनी की ओर इशारा कर रहा है. पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन है, पढ़ते रहो आगे. अच्छी अच्छी बातें लिखी. इन्होंने कोई डिफॉल्ट आज तक नहीं किया है. कंपनी सर्कुलर न्यूज़पेपर में दे रही है. अच्छा, कि हम पब्लिक से भी लेंगे और हम किससे लेंगे? मेंबर्स से भी लेंगे, दोनों से ले रहे हैं ये कंपनी. तो यहां तो बहुत क्लियरली लिख दिया कि हम मेंबर्स से भी लेंगे और पब्लिक से भी लेंगे. और इनका लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ दे दिया है. पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. द कंपनी इन द एडवर्टीजमेंट इनवाइटेड पब्लिक डिपॉजिट्स. अच्छा क्वेश्चन है ये. कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट लिया है फॉर 4 मंथ प्लान ए एंड प्लान बी में 36 मंथ्स. तो इससे आपको टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स नॉर्मली 6 मंथ से 36 मंथ्स होता है, वो याद आता है, पर एक्सेप्शन भी याद आता है कि कभी कभी 3 से 6 वाला भी हो सकता है. बट इसमें ये वाले जो डिपॉजिट्स होंगे ना, मैक्सिमम 10% हो सकते हैं. यही था क्या? 10 ही था, आपने याद आया? 6 मंथ्स एंड 36 मंथ्स का टेन्योर होता है, पर कभी कभी 3 मंथ्स और मोर एंड लेस देन 6 मंथ्स भी हो सकता है. बट वैसे वाले डिपॉजिट्स मैक्सिमम. एक्सप्लेन द टर्म एलिजिबल कंपनी, वो तो कर देंगे, ऊपर रटा हुआ अभी देख कर आए. Second part, calculate the maximum amount of deposit. Can you get the word? Calculate the maximum amount of deposit किससे? That can be accepted from public. Plan A के अंदर हम public से लेना चाहते हैं. And also plan B के अंदर आप कितना maximum उठा सकते हो. 2 plans है आपके, वो tenure वाले aspect को ध्यान में रखते हुए. Under Companies Act. Second part, maximum which it can deposit from public. पब्लिक से आप मैक्सिमम कितना उठा सकते हो? अगर ये एक होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी हो, तो आपको अगर याद दिलाऊं, गवर्नमेंट कंपनी में फ्लैट 35% था, बाइफ्यूकेशन नहीं था शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक का. पर बाकी कंपनीज में क्या था? 10 एंड 25. तो पता है कि डिपॉजिट्स के केस स्टडी क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू गेट टू नो इतना जो पढ़े हम लोग 3 क्लास पहले, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है. तो आइए इसमें एक एक करके खेल खेल के डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू. क्वेश्चन में एक आदत और डालो, जब भी आप कोई केस स्टडी पढ़ते हो, पहले तो मैंने आपको ये कैच सिखाया, और उसमें ना सिर्फ कीवर्ड्स जहां आपका कुछ ट्रिगर हो रहा है लॉ, वो अंडरलाइन करना चाहिए. कई लोग समझते नहीं है, जब मेरे को भी इमेज भेजते हैं क्वेश्चन पेपर का, सारा लाइन अंडरलाइन किया हुआ रहता है. व्हाट्स द यूज? अगर आप नहीं भी अंडरलाइन किए होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता.
तो सिर्फ जो जहां जहां आपकी कुछ हैमरिंग होगी आंसर्स में, उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। तो ये हैबिट, चाहे टैक्स हो या लॉ हो, आप या ऑडिट के स्टडीज हो, यू मस्ट ट्राई टू डेवलप इट फ्रॉम द बिगनिंग। क्वेश्चन का पहला पार्ट एलिजिबल कंपनी डिफाइन करो, उस पर भी आपका 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, दोनों प्लान के अंदर, वो भी निकालोगे। एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो पहले आपको ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा इसका नेटवर्थ या टर्नओवर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ जो आंसर का आप देख रहे हो, इधर देखो, ये क्या था बच्चा लोग, डेफिनेशन। ठीक है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें नेटवर्क टर्नओवर दिखाना है, एसआर दिखाना है, एंड एसआर की कॉपी आरओसी को फाइल होनी चाहिए। कभी कभी एसआर की जगह ओआर भी चलेगा। ये सेम लाइन यहां तक सेम आया, पूरा एकदम रट लिया होगा। ये 2(1)(e) इतना लिखने का दरकार नहीं है, बहुत लोगों को टेंशन होता है। आप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स भी लिखोगे या सेक्शन 76 भी लिखोगे, चलेगा। अब देखो, मैंने बोला था नेटवर्थ कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इस सम में देखो नेटवर्थ इन्होंने कैलकुलेट किया है। पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड होते हैं, उसको हम नेटवर्थ बोलते हैं, और हमारा नेटवर्थ आ रहा है 110 करोड़। यानी कि आपने नेटवर्थ का कैलकुलेशन दिखाया है। क्यों दिखाया है? टू जस्टिफाई कि आपका एलिजिबल कंपनी वाला नेटवर्थ क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। लिखते जा रहे हो मेरी तरह मार्किंग्स में। फिर आप दिखाओगे टेन्योर वाली बात, और टेन्योर वाली बात में ऑल ऑफ यू नो इट इज 636, समटाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बट वैसे वाले डिपॉजिट्स मैक्सिमम 10% हो सकते हैं। सो आई एम नॉट रीडिंग दिस अगेन, बट आई एम हेल्पिंग यू आउट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। तो आप लैंग्वेज देख रहे हो, ये रूल 3 लिखना जरूरी नहीं है, एज पर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेगा। पैराग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, बिकॉज आप टेन्योर वाला एस्पेक्ट समझा रहे थे। तो पार्ट मार्किंग होता है, आप कोई बच्चा से एलिजिबल कंपनी समझा के आएगा, 1 मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेटवर्थ को भी वापस समझाया, 1 मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट को समझाया, 2 मिल जाएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर आगे और जाते जाएंगे, अभी हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। पक्का ना एवरीवन? तो अब देखो यहां पर, जैसे कि इस कंपनी का प्लान ए एंड प्लान बी, 2 टाइप के प्लान्स थे इफ यू रिमेंबर। तो इन्होंने दोनों का कैलकुलेशन दिखाया है। 10% से ज्यादा तो हम ले नहीं सकते शेयर होल्डर्स से। देखो यहां पे क्या लिखा है, जस्ट अ सेकेंड। आ रहे हैं, बैठिए या ऊपर मिलके आ जाइए जब तक। Now look here, explain the term eligible company and calculate the maximum amount of deposit that can be accepted from public. लैंग्वेज मिला? Now यहां पर देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? Look at the words. Explain the term eligible company and calculate the maximum amount of deposit that can be accepted from public for plan A and plan B. दोनों एस्पेक्ट मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। Since the maximum period of deposits is 4 months, यहां लैंग्वेज क्या लिखा है देखो बहुत ध्यान से। लैंग्वेज इज, I'm reading out for you. Just a second. यहां पर देखो, प्लान ए 4 मंथ्स के लिए मैक्सिमम कितना उठा सकता है? अभी तुम्हारे मुंह से निकला था 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां पे इन्होंने वही शो कर दिया, देखो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। वैसे प्लान बी में देखो 36 मंथ्स के लिए उठा रहे हैं, और वहां पे तो 25% अलाउड होता है मेंबर्स के लिए। कैन यू टेल मी प्लान ए में मैंने 10% वाला चीज क्यों देखा? देखो एक मिनट, इन कंपनी इनवाइटेड पब्लिक डिपॉजिट है ये। तो एक लड़का बोलता नहीं पब्लिक डिपॉजिट में तो 25 अलाउड होता है सर। 4 मंथ्स वाला अगर ले रहे हो तो 10% अलाउड होता है, पर प्लान बी कोई 36 मंथ्स वाला है, यहां पे 25% अलाउड होता है। इज इट ओके एवरीवन? 10% एंड 25%। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लीजिए। The company in the advertisement invited public deposit for 4 months plan A and plan B for 36 months. Sure everyone?
याद रखिएगा। क्या अगले पेज में कहाँ लिखा हुआ है? आंसर में, आंसर में, क्वेश्चन में? हाँ मतलब इतना मैक्सिमम उठा सकता, हाँ ये लिखा हुआ है। प्लान बी में वो ऑलरेडी 11 करोड़ उठा चुके हैं, क्वेश्चन में दिया होगा ना, क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ था। प्लान ए बी में वो ऑलरेडी 11 करोड़ उठा चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड देखते हैं, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ओ वेरी गुड, एक कंपनी है, वेरी इंटरेस्टिंग, इसके 2 प्लान्स हैं पर कंपनी तो एक ही है ना, तो वो जो 10% या ऊपर उठा लिए 11 करोड़, वो उसके उस 25% में से माइनस हो जाएगा ना। एक कंपनी मैक्सिमम उठा सकती है 25% मेंबर से, और अगर वो लोअर टर्म वाला डिपॉजिट उठा रही है 6 मंथ से नीचे वाला और 3 मंथ से ज्यादा वाला, तो वो 10% उठा रही है। तो वो कैलकुलेट पहले कर लिया हम लोग 11, अभी माइनस किए, देन दिस इज योर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर प्लान ए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? माइनस क्यों किए? क्योंकि हम ऑलरेडी 11 करोड़ उस प्लान के अंदर उठा लिए हैं। अब तुम वापस बोलता है 25% हम उठाएंगे, पर तुम तो 11 करोड़ ऑलरेडी उठा लिया है ना, तो वो माइनस कर दो। तुम अलग अलग भी दिखा दे रहा है कि प्लान ए में हम 11 उठा ले रहे हैं, प्लान बी में हम उसका माइनस करके इतना और उठा सकता है। अगर हम बोलेगा तो मैक्सिमम 20 चॉकलेट खा लेगा, तुम सुबह 8 खा चुका है, तो शाम को क्या बोलेगा? हम 20 खाएगा, माइनस कर लेगा ना। तो तुम एक चॉकलेट 8 ऑलरेडी खा चुका है, तो 12 ही चॉकलेट और खा पाएगा। 20 तो एक अपर कैप था कि आप सुबह से पढ़ रहे हैं, 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर से मैक्सिमम कितना उठा सकते हैं? 25%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शेयर होल्डर से, सॉरी 10%, 10%। पब्लिक से आप 25 उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन पब्लिक डिपॉजिट के फिगर्स का था। पब्लिक डिपॉजिट के फिगर्स में आप 25 उठा सकते हो, बट कुछ कुछ टाइप का डिपॉजिट सब 10% उठाओगे। तो इस क्वेश्चन में मैं मान ये रहा हूं कि दोनों ही जो है वो एक ही कंपनी के अंदर स्कीम, मतलब एक कंपनी एक ही टाइम पर ये दोनों स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा है। इसका एजम्पशन अलग भी हो सकता है कि कंपनी अलग अलग स्कीम अलग अलग टाइम पे ला रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये पब्लिक डिपॉजिट का क्वेश्चन था, प्लीज लिखना। देयरफॉर कैप इज यूजुअली 25%। कैप इज यूजुअली 25%। ये पब्लिक डिपॉजिट का केस था। सो कैप इज यूजुअली 25%। तब उसका अलग अलग दिखाओगे, अगर वो ला रहा है तो वैसे। प्लान ए को तुम 25 नहीं ले जा सकते ना, 10 ही है, क्योंकि वो वाला डिपॉजिट में एक कॉन्सेप्ट था ना कि नहीं, अगर प्लान भी तुम अलग टाइम पर लाओगे, अलग क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मान लो, तब उठाओ 25%। पर मैं मान रहा हूं ये कंपनी प्लान ए एंड प्लान बी दोनों लॉन्च कर रही है साइमल्टेनियसली एक ही साल में, तो उस केस में आप अलग अलग तो नहीं कर सकते ना। सो कैप इज यूजुअली 25%, बट वो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स वाले रेंज वाला कैप कितना होता है? 10%। इज इट अंडरस्टैंडेबल? सो ये सारे फिगर्स ध्यान से देखो, डेफिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, प्लान ए, प्लान बी, और ये है आपका गवर्नमेंट कंपनी, कितना है? 35%। गवर्नमेंट कंपनी का केस है 35% फ्लैट, वहां पे ऐसा बाइफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है यहां पर कि गवर्नमेंट कंपनी प्लान बी का, गवर्नमेंट कंपनी का सिर्फ प्लान बी पूछा है, तो ये 35% उठाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? पक्का एवरीवन? ये अच्छा क्वेश्चन था। क्यों अच्छा था? इस क्वेश्चन में एलिजिबल कंपनी के डेफिनेशन के साथ टेन्योर को मर्ज करके लिमिट्स के साथ टेन्योर का भिड़ंत करवा दिया कि तुम्हारे माइंड में था 25%, 25%, 25%, बट आपने देखा कि एक और अंश यहां पर छूटा हुआ है। देखो ये मेरे लिए बोलना इजी होता, अब इसको फ्लो में ना बिना देखे लिख करके मैच करना पड़ता है, देन दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। मैं एज अ टीचर इंक भर दिया हूं, जहां जहां आपके चेंजेस हैं आंसर्स में, ये पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तुम एग्जाम में ऐसे इंक नहीं भर सकते, तुमको तो एक ब्लैक इंक में कंटिन्यूअसली लिखना पड़ेगा, दैट्स द वर्ड। पक्का? क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29, स्टार्ट रीडिंग। बहुत सिंपल है। अच्छा सिंपल, 29 इज वेरी सिंपल, यू विल नॉट डू इट हियर। मैं रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा आपको।
ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है, कई लोग इसको समझ नहीं पाए थे। ये क्वेश्चन फिर से देखना, मैंने एक दिन बोला था, पर इसमें क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए पढ़ लीजिए। ओके, क्वेश्चन 31, a private company and a banking company can freely accept deposits। याद रखिएगा। प्राइवेट कंपनी एंड बैंकिंग कंपनी कैन फ्रीली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। कमेंट 4 मार्क्स। बच्चा डर गया, हम क्या लिखे हैं इसमें? पहले तो इसमें बता, फ्रीली एक्सेप्ट वर्ड पे आपको बहुत पीएचडी करना चाहिए। फ्रीली एक्सेप्ट का मतलब आपको लग रहा होगा इन पे कोई रोक टोक ही नहीं है। कुछ कंपनीज पे रोक टोक नहीं है, वो पहले बताओ। अगर प्राइवेट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनको ये डिपॉजिट्स के रूल्स वूल्स अप्लाई करते ही नहीं है। 73 में लिखा था। ओ ये सर, ये तो सोचा ही नहीं। फिर कई लोग फ्रीली एक्सेप्ट को वहां तक ले गया। सर प्राइवेट कंपनी है ना, कभी कभी 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम से भी ज्यादा उठा सकती है। सर हम जानते हैं, सोचा था ना आपने। बट वो भी बताओगे कौन कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो ग्रेटर देन 100% भी उठा सकते हैं? पीपल विल फॉरगेट दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लोग भूल जाते हैं, तो इसको मैंने अलग से मार्क करवाया था। फिर ये 100% वाला लिमिट वाला केस बताओगे, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स वाला केस बताओगे, याद आया? पर एक चीज बताओगे, फ्रीली एक्सेप्ट उठा सक रहे हैं इन लोग, ओके, बट इनको भी डीपीटी 3 हर साल ऑन और बिफोर 30 जून फाइल करना पड़ता है अगर ये डिपॉजिट्स उठा रहे हैं। चाहे वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स उठा रहे हैं तो भी डीपीटी 3 नाम का फॉर्म फाइल करना ही पड़ता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन सीए, सीएमए, सीएस सभी कोर्सेज में आते हैं, ये बेसिक वाले लेवल के क्वेश्चंस है। अंडरस्टूड? तो ये आपको जरूर से करके जाना है, इवन इफ समवन इज डूइंग सीएमए, बिकॉज सीएमए में ये चैप्टर्स में बस बेसिक आता है। सीए एंड सीएस का लेवल और आगे है, तो अब हम और अच्छे हायर एडवांस लेवल पे आप जाएंगे। पर ये अभी तक जो मैंने करवाया ये सब बच्चा करके जाएगा, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। चलिए अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आज आपका पूरा पिछले क्लास का याद आ जाएगा। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। डिफाइन द टर्म डिपॉजिट। लड़का बाहर आके बोलता है फालतू क्वेश्चन दिया, इसमें हम क्या लिखते हैं? इसमें भी शो ऑफ करने का मौका था कि डिपॉजिट लोन है, एनी बोरोइंग है, बाय एनी नेम कॉल्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट इज इन द नेगेटिव सेंस। इट डजंट इंक्लूड दोज डिपॉजिट्स व्हिच आर एग्जेम्प्टेड बाय वर्च्यू ऑफ द डिपॉजिट रूल्स, जो आरबीआई के कंसल्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। तो ये लाइंस बहुत कम बच्चे समझा पाते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द कैटेगरीज जो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग, और फिर ये देखो रोमन 1 2 3 पढ़ना शुरू करिए, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। लैंग्वेज ब्रैकेट कर रहे हो, इसे वर्ड्स आंसर में आना चाहिए। मेरे मार्किंग्स, मेरे इंक कलर चेंज, दे आर एक्चुअली दोज वर्ड्स जो स्टूडेंट बोलते हैं क्या लिखने से मार्क्स मिलेगा सर, क्या वर्ड टू वर्ड लिखना होगा? तो ये उन सवालों का जवाब है व्हेन यू आस्क कि क्या लिखने से मार्क्स मिलेगा। तो आर यू गेटिंग दीज वर्ड्स? श्योर एवरीवन? वेरी गुड। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 5 लाख रेज बाय ऋषि लिमिटेड, आई टोल्ड यू पब्लिक या प्राइवेट ध्यान से देखना होगा, थ्रू द इश्यू ऑफ
नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, अच्छा, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज, मतलब कि अनसिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टिबल है। सर ये तो कोई फायदेमंद ही नहीं है। एक तो फुल्ली सिक्योर्ड का एरो था, बाय टैंजिबल एसेट्स फर्स्ट चार्ज, सब पार्शियली सिक्योर्ड था बट कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी विद इन 10 इयर्स। सर ये तो फालतू है सर, ना सिक्योर्ड है ना कन्वर्टिबल है। एक फ्रेंड बोला आवाज नीचे, क्योंकि एक पॉइंट और था भूल गए, जैसे ही आप लिस्टेड हो जाओगे ना आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। याद आ रहा 3 डब्बे थे, कहां थे सर, मैं तो जानता ही नहीं हूं सर ऐसे डब्बों के बारे में। तो लुक एट द स्क्रीन बॉयज एंड गर्ल्स, इस तरह केस स्टडी क्लासेस की जाती है। सिर्फ मैं आंसर कॉल आउट कर दूं दैट विल नॉट हेल्प, हम लोग साथ में रिकॉल भी करते हैं हाउ द केस स्टडीज आर शेप्ड, वी ऑल्सो ट्राई टू रिकॉल एंड थ्रू आउट माई क्लासेस जैसे जैसे चैप्टर्स हुआ है मैंने इसी तरह केस स्टडी करवाया आपको। ये दिख रहा है आपको कैसे तोड़ तोड़ के मैंने आपके साथ सब कुछ जोड़ा था। So look at the screens again and that question again, कि देखो मैं कैसे तोड़ के, आपको भी एग्जाम में ऐसे तोड़ तोड़ के सोचना है, पर ऐसे क्वेश्चन देखने से टुक टुक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एग्जाम्शन के अंदर आएगा, एक्सेप्टेंस एग्जाम्शन रूल्स के अंदर, रूल्स का रेफरेंस जरूर आना चाहिए, पढ़ के देखो। वैसे लिखा रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉई हु इज ड्रॉइंग एनुअल सैलरी ऑफ 1,50,000। तो एक एग्जाम्शन पॉइंट ये भी था कि आप अमाउंट अगर एम्प्लॉई से रिसीव करते हो बट वो मैक्सिमम उसके एनुअल सैलरी तक हो सकता है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, चलो वो तो है, पर एनुअल सैलरी से ज्यादा आप ले रहे हो, इसका 2 लाख आप ले रहे हो जबकि एनुअल सैलरी कितनी है 1,50,000, गुस्ताखी हो गई ना, बहुत बड़ी हो गई। उसी तरह ये कहां था, ये एनुअल सैलरी वाला पॉइंट दिखा बच्चा लोग, पर उसमें लिखना पड़ेगा एज पर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स यू हैव टू मेक सच रेफरेंस, पढ़ के देखेंगे। वैसे ही 3 लाख रिसीव्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी रिसीव कर रहा है किससे, रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर से रिसीव कर रहा है। सब वापस बोलिए, प्राइवेट कंपनी में रिसीव हो रहा है फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज मदर, प्लीज इंटरेस्टिंग है, आउट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज मदर। तो देखो ध्यान से पढ़ के देखो, प्लीज पढ़ के देखिए ये वाला, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा क्योंकि लोन नहीं लिया, मतलब इट शुड नॉट बी बोरोड आउट, अपने मां से मिला वो चलेगा, एक जन बोलता है खुद का होना चाहिए, अरे गिफ्ट मिला है, हम कोई से उधारा लेकर आपको उधारा पास नहीं करना चाहिए, तो ये एग्जेम्प्टेड होता है, पर इसके कुछ रूल्स थे, वो रूल्स यहां पे इन्होंने ठीक से लिखे नहीं। डिस्क्लोजर इन, याद आ रहा है आपको, डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट, एक डिक्लेरेशन कि हम किसी और से लोन नहीं लिए, एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इसका डिस्क्लोजर आता है, याद आ गया, डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट, डिक्लेरेशन एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट, डिक्लेरेशन एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तीनों चीज हमें देखा जाएगा। यस हाँ, अनसिक्योर, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज, अगर लिस्टेड है तो एग्जेम्प्टेड है। देखो ना यहां पर एक क्लॉज था, आप ना आप सिक्योर्ड हैं, ये देखो से डिपॉजिट का टेस्ट हाथों हाथ लूंगा, एकदम फ्रेश पड़ा हुआ है ना, आप अनसिक्योर्ड हैं, नॉट चार्ज, आप नॉन कन्वर्टिबल है, बट अगर आप लिस्टेड हैं तो आप एग्जेम्प्टेड वाले क्राइटेरिया में आ जा रहे हो। तो आज हम लोग पढ़ा हुआ चीज को अप्लाई कर रहे हैं, वरना पढ़ा हुआ चीज सब इवापोरेट हो जाता है। लोग है ना टैक्स क्लास करके खुश होते रहते हैं, हम इतना क्लास देख लिया, कभी अपने आप से पूछो कितना याद है, एक दिन रुक जाओ, क्या हड़बड़ी है दूसरे का सुन के कि वो 28 क्लास देख लिया, आप 16 में ही है, आप धीरे धीरे 16 करते करते आप भी आगे बढ़ जाओगे। किसी का कोर्स कभी इनकम्प्लीट रहा है एग्जाम आने तक, तो हड़बड़ाओ मत, जो करो उसको अच्छे से कंसोलिडेट करके चलो। मैसेजेस आते हैं सर सिलेबस कितना दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑफ कोर्स 35 डेज पहले एग्जाम के कंप्लीट होना चाहिए, और 6-6 महीना पहले कंप्लीट करने के एक्साइटमेंट में बाद में वापस वीडियो प्ले करके देखना कोई फायदा नहीं। सम पीपल आर एक्साइटेड, 6 महीना पहले कर लेंगे, 6 महीना बहुत रिवाइज करेंगे, ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं है कि 6 महीना पहले कंप्लीट करके बैठ जाओ, बोर्ड में भी नहीं होता था। तो यहां पर यू हैव टू टेक डिवोट टाइम एंड विथ कॉन्फिडेंस, एंड मेन है कि आंसर जिसकी इंग्लिश खराब है मेरे जैसे लोगों की, लिख करके प्रैक्टिस करो। कई लोग होता है जिनको वापस लिखना भी नहीं पड़ता, आई नो देयर आर पीपल, किंजल अजमेरा शी गेव ऑल माय टेस्ट, ऑल इंडिया फर्स्ट आई हुई थी, तो वो वर्ड टू वर्ड लिख देती थी, मतलब उसको को अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं करती थी, मतलब हमारे टेस्ट की थ्रू ही प्रैक्टिस करती थी, देवर यू नो क्लास अपार्ट। बट जो आप जैसे अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा आप लिख लीजिए, सारा आंसर नहीं लिखना 28 का 28,
जो जिसमें आपको लग रहा है सर बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, जैसे आज वो 10% वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको लिख करके उसका एक मूवमेंट डिसाइड करिए आंसर की, हाथ का फ्लो कैसे डेवलप हो रहा है। जैसे कहावत है ना, अकाउंट सिर्फ देखने से नहीं होता, अकाउंट्स को बनाना भी पड़ता है, सबको बहुत बनाना पड़ता है। लॉ में बहुत नहीं लिखना है, बट हर चैप्टर की 3 बेस्ट क्वेश्चन जो कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स ने कई बार हैमर अपॉन किया होगा, एटलीस्ट दैट शुड बी रिटन एंड विद रेड पेन कंपेयर विद द आंसर ऑफ द टीचर। और मेरा तो वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन अच्छा है आपको कि कैसे मार्क्स और ये डिवीजन दिया जा रहा है कि एक स्टेप पर, डू विद दैट, इट विल हेल्प यू। तो सिर्फ चार्ट बुक रिवीजन से कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है जब तक आप लोग ये सब लैंग्वेज को यहां इंप्लीमेंट करना ना सीखें। तो ये समझ में आ गया, गिफ्ट आपको मिला था अपनी मां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर से लोन लेकर गिफ्ट दिया होता तो प्रॉब्लम होता। इस क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन आने वाला है, सेम आएगा, देखो एग्जाम में, आपके एग्जाम में 3 लाख रिसीव बाय अ पब्लिक कंपनी फ्रॉम रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर, दिख रहा है आपको, एग्जेम्प्टेड नहीं है पब्लिक कंपनी जब डायरेक्टर से लेता है वो एग्जेम्प्टेड है, प्रोवाइडेड बोर्ड सपोर्ट का डिस्क्लोजर डायरेक्टर से अंडरटेकिंग कि हम कोई और से उधारा नहीं लिए हैं। बट पब्लिक कंपनी जब रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से लेता है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। ये आने वाला एग्जाम में बहुत लोगों का रॉन्ग होगा, भविष्यवाणी याद रखिएगा, पक्का ना? वेरी गुड। तो सारे रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस मैं यहां पर आज आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्लास। कई लोग आलस में नहीं आए आज, तो लिखवाएंगे, क्वेश्चन होगा, नहीं जाते हैं। क्वेश्चन 11, वेरी गुड। आपने एक रूल पढ़ा था कि हम सिक्योर्ड जब करते हैं डिपॉजिट्स को, इट शुड बी फुल्ली सिक्योर्ड बाय टैंजिबल एसेट्स, और ऐसा हो कि प्रिंसिपल, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्वेश्चन 11 है, देखना किसी किसी के बुक में ना नंबर्स अलग होंगे। आप परफेक्ट लिमिटेड बोल के क्वेश्चन है, क्या ये जो चार्ज सिक्योरिटी क्रिएट हुआ है, क्या ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को कवर कर पाएगा, क्या ये उस एंगल से क्वेश्चन बना है? तो क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसका थ्योरी पे नजर डालो, लैंग्वेज देखो कैसे लिखा जाता है, नंबर्स लिखना जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओके, स्टार्ट रीडिंग। कैसे समझाया गया है, तुम लोग उधर क्वेश्चन पढ़ो जब तक। बाद में आंसर का पैटर्न मेरी तरह मार्क करोगे, ये सब पॉइंट्स पे मार्क्स है एग्जाम में। पीछे दिया हुआ है, थ्योरी दिया हुआ नहीं, आंसर में आ गया तो एक ही बात है। थ्योरी में मैंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और टैंजिबल एसेट्स वाला बात समझाया था। वाह, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो फिर, क्वेश्चन है? अच्छा ठीक है, किसी किसी की थ्योरी में ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिया हुआ होगा, बाद में फोटो उतार लेना वीडियो देखकर। ये बस ये 2 एक्स्ट्रा, पहले इतना सा लिख देना, सिक्योर्ड बाय टैंजिबल एसेट्स लिख देना, और मार्केट वैल्यू और ये वाला पॉइंट। स्टार्ट रीडिंग। मतलब यहां दिखाया जा रहा है, देखो चार्ज मतलब सिक्योरिटी क्रिएट हुआ है, एंड जो सिक्योरिटी क्रिएट हुआ है वो सिर्फ टैंजिबल एसेट्स पे होना चाहिए। तो इतना अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, यू नो व्हाट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में क्रिएट होना चाहिए ऑन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पे दे रहे हो पूरा स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। वर्ड्स दिख रहा है मेरी तरह आपको, 2 पॉइंट्स, 2 वाले लास्ट 2 राइट वाले बुलेट्स को कॉपी कर लो। और फिर यहां पे दिखाया जा रहा है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है। टोटल डिपॉजिट तुमने 136 लिया है, ये कैसे निकला सोचो। सर 100 लिया था मैंने, 136 कैसे आया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैं फुल स्क्रीन करता हूं, जिसके बुक में नहीं है वीडियो पॉज करके घर में लिख लोगे, या यहाँ फोटो उतार के बाद में लिख लोगे। स्टार्ट डूइंग इट, क्वेश्चन भी पढ़ लो वापस। लिख लो राइट वाले 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन तो सिंपल था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे हुआ वो भी ध्यान से देख लो। कॉपी दिस पार्ट, लास्ट वाले 2 पार्ट।
लिख लिया? इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट देखो। ओके, एक चीज दिखाता हूं, क्वेश्चन में देखो। It raised the security deposit of rupees 100 crores on 30th June 2021 at interest of 12% per annum repayable after 3 years. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया समझ में आ रहा है? 100 crores पे 12% का 3 years का ब्याज भी चार्ज कर दिया, तो 136, यानी कि जो मेरा सिक्योरिटी का अमाउंट होना चाहिए वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को कवर करे। समझ में आ रहा है 136 कहां से आया? हाँ हाँ हाँ, 3 साल का पूरा ब्याज का बंदोबस्त अभी करना होगा सिक्योरिटी में। चार्जेस वे क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज, ये तो अच्छी बात है। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री शेड, ये तीन ही ऐड होंगे। ट्रेडमार्क एंड गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, वो ऐड नहीं होंगे। और आप जब पब्लिक से उठाते हो तो एक बात याद है, क्रेडिट रेटिंग एवरी ईयर लेना पड़ता है आपको, बार बार उसका रिव्यू लेना पड़ता है, वरना एक बार लेने से चलता है मेंबर से उठाने के समय, पब्लिक से बार बार लेना पड़ता है। एंड जस्ट अ सेकेंड, आई विल डिस्कस वन एस्पेक्ट मोर। और आपके एग्जाम में पता है गंदा क्वेश्चन न्यूमेरिकल और दे सकता है, वो सेक्शन 180 कैलकुलेट करने दे देगा आपको। सेक्शन 180 का जो लिमिट्स है ना वो कैलकुलेट करने दे देगा। 180 का लिमिट्स का फॉर्मूला पता है आपको? मैंने डिबेंचर्स चैप्टर में भी बताया था। इफ प्रेजेंट बोरोइंग्स, आज तक जितना आपने उठा लिया है, प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग्स, और आप कितना उठाने का सोच रहे हैं, अगर ये ज्यादा हो जाए, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हमको पब्लिक कंपनी को एसआर इन जीएम पास करना पड़ता है। तो आपकी जो डिपॉजिट्स हैं अगर ये एक्सीड नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट एंड आप जो और प्रपोज कर रहे हो सोचने का, देन यू डोंट हैव टू पास एसआर इन जीएम। इज इट ओके एवरीवन? याद रहेगा? हाँ, ये तो डिबेंचर्स चैप्टर पढ़े हो आप, ये पूरा शो करना होगा। अगर वो वाली सम आती है तो ये नॉर्मल आंसर में नहीं लिखना है थ्योरी में, बिकॉज मुझे लगता है वो इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन बेस्ड आपको वहां पर दे देंगे। फिर बोरोइंग्स में याद है टेम्पररी बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होता था, हम लोग पढ़े थे, जो रिपेबल ऑन डिमांड हो और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लोन हो, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। पक्का? तो वी आर फीलिंग वेरी गुड, बहुत कुछ सीखने मिला। अब एक क्वेश्चन आपको और दिखलाते हैं, अब एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के क्वेश्चन दिखलाता हूं आपको। एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स के और क्वेश्चन दिखलाता हूं। आई सॉ समवेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक सेकेंड जाना मत। तो राइटिंग पैटर्न थोड़ा तो बेटर हुआ ही होगा आपके लिए यहां पर। प्रीमेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के एमसीक्यूज और केस स्टडीज हम लोग देख लिए थे कि अगर आपका डिपॉजिट प्रीमेच्योर रिपे होता है, देन व्हाट इज द लॉजिक? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1% लेस हो जाएगा। अब वो कैसे लेस होगा सुनो, आपका रेट, आपका वो लोन कितना पीरियड एक्चुअली रन किया है, उठाया 3 साल के लिए था वो छोड़िए, आप 1 year 7 months बाद प्रीमेच्योर रिपे कर रहे हो तो 2 माना जाएगा। ये 2 years के लोन पर आप लोग क्या डिपॉजिट में देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे माइनस करेंगे 1%। 3 years जो आप एक्चुअली लगाए थे वहां से 1% माइनस नहीं होगा। याद है वो कैलकुलेशंस मैंने आपको सिखाए थे, वहां से आप कर लीजिएगा। नाउ वेट वेट वेट, डोंट गो। एक क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है? आई एम सर्चिंग अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। एक एप्लीकेशन मनी का एक अच्छा क्वेश्चन था। यस यस, कम टू 26, ऑल ऑफ यू स्टार्ट रीडिंग 26।
पढ़ना शुरू करिए, आंसर भी देखिएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी, इधर रुको, शेयर एप्लीकेशन मनी का जो अमाउंट आप रिसीव करते हो, इट हैज टू बी अलॉटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, या द फ्रॉम रिसीविंग द मनी, पैसा रिसीव करने के 60 दिन के अंदर अलॉट कर देना चाहिए। इफ यू डोंट अलॉट, देन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 16 डेज, आफ्टर एक्सपायरी 15 डेज इज गिवन फॉर रिफंडिंग। एंड जब ये 15 ग्रेस पीरियड डेज वाला 15 डेज भी ओवर हो जाता है, then it is considered as a deposit. But when I say refund, it has to be refunded. अब आप इसको बोलोगे हम एडजस्ट कर दिए कोई पुराना बुक एडजस्टमेंट में, वैसे रिफंड हो गया, वो नहीं चलेगा। पढ़ के देखो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या पता चला? व्हाट डिड यू नो? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? पहले लैंग्वेज क्या है? देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स, वो समझाओगे एज पर द डिपॉजिट रूल्स। पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ये डिपॉजिट का टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब यहां पर है अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ शेयर एप्लीकेशन टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, इट इज ओनली अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, मतलब और कोई यूज के लिए आप इसको नहीं ले सकते। Which application money which is received cannot be allotted within 60 days from the date of receiving application money। पूरा ना क्लियर होना पड़ता है, 60 डेज लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। इफ नॉट अलॉटेड विद इन 60 डेज मार्क्स कटेंगे। ओके, इट इज नॉट रिफंडेड विद इन 15 डेज, लैंग्वेज मिल रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ, 15 दिन के अंदर रिफंड नहीं होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 60 डेज, देन सच अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट अंडर दीज रूल्स। बोलो हाँ या ना? It is clarified that adjustment of the amount will not be treated as refund. It will not be treated as refund. ये adjustment refund नहीं माना जाएगा। पक्का everyone? Start reading. क्योंकि इन लोग क्या किए थे यहां पर देखो, एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिफंडेड, ऊपर से उसको क्या बोल रहे थे कि हम एडजस्ट कर लिया। जैसे यहां पर देखो व्हाट हैपन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कंपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट द एंटायर अमाउंट विल डीम्ड एंड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई। हाँ देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम खन्ना, वो रिफंड किए, बताओ कैसे? कि हम आपको है ना कोई बुक एडजस्टमेंट टुवर्ड्स द ड्यूज पेबल बाय हिम टू द कंपनी, आप मेरे को कुछ देने वाले थे ना, अब आप मेरे को मत दीजिएगा, आपको तो हम देते ही पैसा, ये सब नहीं चलेगा। रिफंड मतलब आपके अकाउंट से वो निकलना चाहिए रिफंड के लिए। आप कोई भी आपस के पुराने बुक डेट्स को सेटल करने के लिए इस रिफंड को एडजस्ट नहीं कर सकते। ब्रैकेट कर लो क्वेश्चन में। बहुत लोगों को लगा हाँ हाँ ठीक ही बात है, सेटिंग कर लिया अकाउंट्स में, तो होता ही है ऐसा, लॉ में नहीं होता है। पढ़ के देखो। Did you get the language? Book adjustment towards the dues payable by him to the company. क्वेश्चन को बार बार बोल रहा, क्वेश्चन अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज कैच नहीं आएगा कि कैसे इसको मैनेज करें हम। पक्का? एंड इसमें नए नए क्वेश्चंस जब आते हैं ना, मतलब अनलेस यू हैव डन इट प्रॉपर्ली अर्लियर, उड़ जाओगे आप एग्जाम में।
अब मैं आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दिखाता हूं जो ऑफ कोर्स आप ही समझ पाओगे इसका आंसर, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स किया है इतना सारा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 सेम आने का चांस है, 2 and 3। स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। 2 and 3 बहुत अच्छे से पढ़िए। तो ये छोटी सी क्लास थी आज जहां हम लोग ये केस स्टडीज को सॉल्व कर रहे हैं। डिपॉजिट्स टेस्ट है दिस संडे, घर से डिपॉजिट्स टेस्ट देना, ताजा पड़ा हुआ है ना, आप अप्लाई कर लोगे प्रोविजंस। डिपॉजिट्स का टेस्ट सभी कोर्सेज को इस संडे देना है, बी रेडी। नाउ क्वेश्चन क्या है? P Limited, a company engaged in electronics, received advance towards consideration for providing future services in the form of warranty for 8 years। कि लोगों से 8-8 साल का ना वारंटी सर्विसेज का पैसा एडवांस में ले लेते हैं। कोई उसका सीएस बोला होगा, हम पढ़ा है एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में ये एडवांस का पैसा जो वारंटी बोल के आता है अलाउड है। फिर उसका टीम मेंबर बोला, सर आप पढ़े होंगे पर आधा पढ़े हैं, वारंटी सर्विसेज में जो एडवांस का पैसा ऑर्डिनरी कोर्स में आता है वो एग्जेम्प्टेड है अप टू 5 years, और द इंडस्ट्री प्रैक्टिस बिलोंगिंग टू दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच एवर इज लोअर। तो आइए देखते हैं। द कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर बिजनेस इज 3 years। ओह, तब तो और ही पॉसिबल नहीं है। तो ये 8 year वाला एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। इसका इंग्लिश अभी आपको दिखा दूंगा 2 मिनट बाद। उसी तरह देखो, स्टार्टअप कंपनी रिसीव 20 lakhs, ये फेमस क्वेश्चन है, लोग मिस्टेक करते हैं, बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स विद इन 8 years। Is it exempted deposit? And what will be your answer if a company receives amount from real estate investment trust? दोनों देखा आपने क्वेश्चन। आइए इनके लिए मैं exempted deposits के थ्योरी में ले चलता हूं आपको। Come to exempted deposits का थ्योरी। Look here everyone, look here everyone, ये वाले में देखिए everyone। जब स्टार्टअप कंपनी का एग्जेम्पशन का बात आता है, मैंने तोड़ा था पॉइंट को, आप 25 लाख रुपीज और मोर इन अ सिंगल ट्रांच जब आप रिसीव करते हो, ये आंसर में खोजा जाएगा। आप तो 20 कर रहे थे, एग्जाम में लिखा एक बार 20 आया एक बार 8 आया, तो भी बच्चा वर्किंग नोट बना के आया 28 हो गया सर, 25 के ऊपर है। एक बार में जब सिंगल ट्रांच में आता है बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट विच इज आइदर कन्वर्टिबल और रिपेबल विद इन 10 years, तब एग्जेम्पशन आता है। और आंसर का पहला लाइन, एज पर कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स देयर इज अ लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स, वन ऑफ दैट exempted deposit is when the amount is received by, did you understand? 25 और 20 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 25 देख के भी आपको हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में, इन अ सिंगल ट्रांच भी याद रखना है, एंड बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट्स, रिपेबल और कन्वर्टिबल 10 years, ये भी याद रखना है। इज इट ओके? वेरी गुड। कौन सा वाला का? हाँ आ रहा, वारंटी वाला देखो यहां पर लाइन बच्चा, ये रहा वारंटी का लाइन। आ जाओ ऊपर देखो, पॉइंट ई, मैं फुल पेज करता हूं, पॉइंट नंबर ई येलोइश कर दिया हूं। पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, इसको घर जाके प्रैक्टिस करना। वारंटी वाला आने का हाई चांस है एग्जाम में, वारंटी वाला आने का हाई चांस है। एडवांस रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज in the form of warranty or maintenance contract as per written agreement if the period of providing the service does not exceed the lower of the two, 5 years or the industry practice in that type of product, common business practice। लैंग्वेज चेक कर लीजिए। CA and CS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट CMA में आज तक आया नहीं है, बट CA and CS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको MCQ बना देंगे CA वाले तो, 5 years और कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस 3 years और कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस करके आपको कंफ्यूज कर देंगे। 2 years कहाँ लिखा हुआ है? वो एग्जाम्पल दिया, अगर उस वहां पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस 2 साल का है उस टाइप के प्रोडक्ट में, तब तुम्हारा 2 साल से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि लोअर को कंपेयर करना है कि 5 साल अपर कैप है, तुम्हारा प्रैक्टिस क्या है वो भी देखना, दोनों में से जो लोअर हो वो तुमको अलाउड है। तुम जो एडवांस ला रहे पैसा ऐसे 7-7 सालों का, वो अलाउड नहीं है। नहीं सर 3 साल का लाया है, तो एक लड़का हड़बड़ा के बोलता है हाँ अलाउड है, 5 साल तक तो अलाउड है, वो भी रॉन्ग हो सकता है। तुम 3 साल देख के 5 से कंपेयर करके खुश मत हो, तुमको वो भी देखना होगा तुम्हारे टाइप के इंडस्ट्री में व्हाट इज द कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस। सर 2 years, तब तुम 3 भी कैसे ले लिया?
सर हमको 5 याद रह गया रात को पढ़ा हुआ, दिन में पढ़ो तुम। कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ 5 years विच एवर इज लोअर, दैट इज द वर्ड। दिख रहा है आपको? श्योर एवरीवन? एक उसी तरह एक वापस इंपॉर्टेंट एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट से फिर रिवाइज करवाता हूं। मैंने आपको ये प्रमोटर्स वाला भी बताया था ना, एक चेक करो लैंग्वेज प्रमोट, इस पे भी केस स्टडी एक्सपेक्टेड है। प्रमोटर्स वाला पढ़ना शुरू करो। कंपनी को बैंक वाला लोन देने जा रहे थे, पर शर्त रखे हम लोन देंगे पर प्रमोटर्स लोग से भी कुछ अनसिक्योर्ड लोन लाइए। लॉजिक क्या था कि उनका भी पैसा इन्वॉल्व रहेगा तो बिजनेस का मैनेजमेंट बढ़िया होगा। तो प्रमोटर्स जब अनसिक्योर्ड लोन, वर्ड पे देखो ध्यान दो, प्रमोटर्स जब अनसिक्योर्ड लोन लेके आते हैं, बिकॉज बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक टर्म रख दिया था लोन अग्रीमेंट में, आपको लाना पड़ेगा तब हम देंगे। तो ये लोन जब लाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज, और प्रमोटर खुद लाता है या प्रमोटर अपने रिलेटिव से लाता है, तो ये एग्जेम्प्टेड है। कब तक? जब तक बैंक का लोन चुका नहीं दिया जाए। जब बैंक का लोन चुका दे जल्दी से तुम भी रिटर्न करो, वरना वो भी अब एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, टिल द बैंक लोन इज रीपेड। तो दिस क्लास विल एक्चुअली ओपन योर आईज हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कौन सा? ये रियल एस्टेट वाला, ये रहा देखो लाइन, उस दिन पढ़े थे ना। कंपनी को जब ये सब टाइप के स्कीम से मिलता है, म्यूचुअल फंड, एआईएफ, जो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है सबकी डिटेल्स, सीएस वालों के अलग चैप्टर्स है ये सब सिक्योरिटीज लॉज में। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, पढ़ना शुरू करिए। पढ़ना शुरू करिए। याद आ रहा है तो कॉन्फिडेंस। सो ये जाकर अब जाकर हमारे डिपॉजिट्स के सारे अंश कवर हुए। इसमें एक दो चीज बहुत देखने लायक है, मैं थोड़ा सा वापस इसमें सॉर्ट ऑफ आपको रिवीजन भी करवा दे रहा हूं शॉर्ट में। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट रखना जरूरी होता है, और ये देखो एमसीक्यू में लोगों का रॉन्ग हो सकता है। डिपॉजिट रिसीट 7 दिन के अंदर इश्यू होना चाहिए। कई बार है ना 21 दिन और 30 दिन, सब लोग 30 डेज टिक करके आ जाते हैं, बिकॉज कंपनी लॉ में ज्यादातर सब चीज 30 डेज होता है, 7 डेज है। अंडरस्टूड? सॉरी 7 डेज इज डिपॉजिट, रिसीट इज 21 डेज। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में एंट्री इज 7 डेज, दो अलग चीज है। वापस देखो, कंपनी मस्ट इशू डिपॉजिट रिसीट विद इन 21 डेज फ्रॉम रियलाइजेशन। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में एंट्री इज विद इन 7 डेज। पक्का? एक चीज और आपको याद करवा दूं, इसी दौरान हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे, आप पब्लिक कंपनी अगर शेयर होल्डर से उठाना चाहती है, स्टेप 1 पता है क्या होता है? लुक एट द स्क्रीन। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट किया जाता है इन डीपीटी 2 7 डेज बिफोर सर्कुलेटिंग डीपीटी 1 टू मेंबर्स। पर डीपीटी 1 सर्कुलेट करने के मेंबर्स को पहले आरओसी को 30 डेज पहले जमा दीजिए। ओ माय गॉड, यानी बैक पीछे से टाइमिंग सब देख रहे हो। तुम क्या सोचते हो डीपीटी 1 मेंबर्स को दे दिए, वो सब के पहले आरओसी को भी जाना चाहिए था। आरओसी पहले उसका डिस्क्लोजर्स चेक करता, और उसके पहले भी डीपीटी 2 आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था। डिपॉजिट ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं, मैंने बताया था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। फिर पैसा आता है, 21 दिन के अंदर रिसीट देते हो, रजिस्टर में 7 दिन के अंदर एंट्री करते हो। याद है एक फ्लोचार्ट समझाया था। उसके अलावा ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, मेंबर से लेने के समय सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है। पब्लिक वाला सिक्योर्ड होना चाहिए बाय टैंजिबल एसेट्स। याद आ गया ये सब चीज? अब ये देखो, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व के बारे में एक एमसीक्यू आएगा। 20% ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। लोग इसको ना अगले 31 मार्च से कर देते हैं, मतलब 1 साल 1.25 साल बाद वाला, वो नहीं। आज अगर चल रहा है 5 अप्रैल 2025, तो 30 अप्रैल 2025 के पहले मुझे कितना परसेंट लिखा हुआ है? 20% ऑफ द डिपॉजिट्स विच आर मैच्योरिंग बिफोर 31 मार्च 26। ये तो 25 चल रहा है, अप्रैल 25 तो कमिंग 31 मार्च कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 26। लोग 27 से 20% कर रहे हैं। उसके बाद अमेंडमेंट हो गया था 2018-19 में। तो ये लेटेस्ट वाला है, जो इंस्टीट्यूट भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो ये पोर्शन आपको अलग रखना है 30 जून के पहले। कहां पर? इन अ शेड्यूल्ड बैंक, इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। और एक सर्टिफिकेट सीए से आप लेते हैं कि आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर किया है रेक्टिफाई किए हुए 5 साल बीत गए हो, इसमें फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग गुड द डिफॉल्ट। याद रहेगा? तो ये डीपीटी 3 है ना, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में भी जाता है। बट अगर आपकी कंपनी डिपॉजिट्स ली नहीं है, ना कोई उनका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है पहले का, नील रिटर्न नहीं जाएगा। अंडरस्टूड?
और डीपीटी 3 में सीए का सर्टिफिकेट भी जाएगा कि डीपीटी 3 के कंटेंट्स आपके बिल्कुल सही हैं। तो ये हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे, ये 73(2) था एक्चुअली। 73(2) में बहुत 73 का सबसेक्शन 2। तो अगर प्राइवेट कंपनी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, मैंने लिखवाया था, तो उनको A to D अप्लाई नहीं करता। उनमें से एक कंडीशंस क्या था कि वो प्राइवेट कंपनी लेस देन 100% उठा रहा है, तो उनको ये सब कंप्लाई नहीं करना है, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व और ये सब नहीं करना है। एंड सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशंस में आपको याद है पॉइंट क्या था? याद है कुछ प्राइवेट कंपनीज को जिनमें जो ना किसी की सब्सिडरी हो ना एसोसिएट हो, याद है ये लाइंस, आई विल शो इट टू यू। तो उन प्राइवेट कंपनीज को ये सारे रिपेमेंट रिजर्व और ये सब कुछ मेंटेन करने की दरकार नहीं है। और प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स वाली उसको भी कितने सालों तक ये दरकार नहीं पड़ता ये ए से डी कंप्लाई करने का। तो ये सब छोटी छोटी बातें विच वी मस्ट रिमेंबर। एंड यहां पर कुछ एक गंदे क्वेश्चंस आए थे, कौन डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता है, इनको रिमूव करने के लिए सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग का कंसेंट चाहिए, ये भी हम लोग देखे थे। फिर हम लोग एक रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट भी देखे थे कि आप एक डिपॉजिट स्कीम में हैं, अब कंपनी को नया डिपॉजिट स्कीम में लाया है और आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो रिन्यूअल आप करवा रहे हैं ताकि आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला स्कीम में आप जा सके। इट कैन बी डन बट दैट पीरियड शुड बी लॉन्गर देन द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ओरिजिनल डिपॉजिट। आप अगर रिन्यू करवा रहे हो, सपोज आपका इस पीरियड में ना बचा हुआ था 2.5 साल, आप 6 महीना बाद ही रिन्यू कराना चाह रहे हो, और नया वाला स्कीम जो आया है वो कम पीरियड का, तो आपका रिन्यूअल नहीं होगा। द पीरियड ऑफ रिन्यूअल पीरियड जो आप करवा रहे हो दैट शुड बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ डिपॉजिट। मतलब आपका जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्कीम में जो बचा हुआ टेन्योर है उससे ज्यादा पीरियड के लिए आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, आप कंपनी में जल्दी से एग्जिट नहीं कर पाओगे। हाँ, तब नहीं जा पाओगे। यस, नया वाला स्कीम आपका अगर 3 साल का है एग्जाम्पल, तो आप जा सकते हो, बिकॉज इट विल बी मोर देन दी remaining period of the original deposit scheme। तो ये छोटा छोटा चीज है। आई थिंक वी हैव कवर्ड डिपॉजिट चैप्टर ब्यूटिफुली एंड वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। तो एक टेस्ट दे दीजिएगा और अभी ताजा ताजा इसको पढ़ लीजिएगा, दिस विल हेल्प यू टू कंसोलिडेट योर डिपॉजिट चैप्टर। एक चीज और, जैसे यहां पर डीपीटी 1 जब पब्लिक से आप पैसा उठाते हो ना, तो उसको एडवर्टाइज और वेबसाइट अपलोड भी करना पड़ता है इन एडिशन टू। यहां पे एडवर्टीजमेंट एंड वेबसाइट इज ऑप्शनल। तो मैंने डिफरेंस दिखाया था पब्लिक वाला और शेयर होल्डर्स वाला, ताकि कॉन्सेप्ट जल्दी याद हो सके। और ये 76A कि डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं देने से एनसीएलटी को जाते हैं, वो तो 73 में लिखा था, पर ये है कंपनी के ऊपर क्या फाइन लगेगा। इट्स अ वेरी फेमस फिगर, तो आपको लर्न करना चाहिए। ऑफिसर को तो जेल की नौबत भी आ सकती है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, दिस कैन कम इन एमसीक्यू। 4 ऑप्शन दे देंगे, पूरे सिलेबस के सारे फिगर्स नहीं पढ़ने, पर डिपॉजिट चैप्टर का ये वाला फिगर एक वन ऑफ द मेरे 10 आइटम में से एक आइटम है। मैं 10 पेनल्टीज याद करने बोलता हूं, डिपॉजिट उनमें से एक है, तो इसको अच्छे से मेंटेन करना, क्योंकि सेम फिगर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक चीज और, ये डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अभी भी आपने मेरे मुंह से सुना, एक दिन है ना आप मेरे से पढ़े होंगे या आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे, जिसका नहीं हुआ है एक टॉपिक है, हाँ आई विल जस्ट शो इट टू यू, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। एक टॉपिक का नाम क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो मैं उसके फिगर एक बार बस दिखाना चाह रहा हूं कि ताकि लोग एमसीक्यू में कंफ्यूज नहीं हो। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ना डीआरआर बोलते हैं, वहां वो एक सिर्फ बुक एंट्री होता है। जैसे डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व में बुक एंट्री नहीं, आप अलग से रख रहे हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को करना है 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट हैव टू क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नाउडेज। और एक होता है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, वहां पे आप इन्वेस्ट करते हो 30 अप्रैल के पहले 15% ऑफ द डिपॉजिट्स, सॉरी डिबेंचर्स जो मैच्योर होने वाले हैं कमिंग 31 मार्च में। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, एमसीक्यू में लोगों को 15, 20 और 10 में कंफ्यूजन होता है, तो यहां से एक एग्जाम में आने वाला है आपके कि डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व में आप एक्चुअली में कैश जमा दे रहे थे बैंक में, पर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज अ बुक एंट्री। जिसका नहीं हुआ है डरिए मत, सुन के रखिए, बाद में देखोगे कि जब मैं डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व का एमसीक्यू एग्जाम में आएगा इंस्टीट्यूट में या क्वेश्चन आएगा, वहां पे सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स आपका ये क्रिएट हो जाना चाहिए। डीआरएफ में आप बैंक अकाउंट में डालते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रस्ट सिक्योरिटीज एक्ट में जो जो सिक्योरिटीज अप्रूव है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, वहां डालते हो 15%, यहां डाले थे 20%।
सर पर ये डीआरआर कौन सा, ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बुक एंट्री है, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व बुक एंट्री नहीं है, एक्चुअली में आप फंड क्रिएट करके डाल रहे हो। डिपॉजिट्स रिपेमेंट रिजर्व में 20 था, इधर पर 10 है, 10, पर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में जहां आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बैंक में भी सिक्योरिटीज में भी, वहां पे 15 है। तो ये 10 15 20 में एक प्लेटर पे इसलिए लाया हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग अगेन। एक बार ग्रुप रात को चेक कर लेना नेक्स्ट क्लास कब है। थैंक यू सो मच।